मित्रों नमस्कार। आजकल खेती के क्षेत्र में एक नया शब्द आया है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। और पूरे देश में हमारी जो नीतियां हैं, कृषि नीतियां, वो इस भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है क्या? आज का जो विषय है वो ये है, क्योंकि मैं इस प्राकृतिक कृषि और जैविक कृषि के क्षेत्र में पिछले करीब 20 साल से काम कर रहा हूं। और आज जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का जो स्वरूप मेरे सामने है, वो मुझे लगता नहीं कि वो उसको हम भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कह सकते हैं। देश के किसान भाइयों से और देश के कृषि नीति निर्माताओं से और जो किसानों के लिए काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि वर्तमान में, इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्तमान में हमारे देश का किसान संकट में है और खेती में अनेक कठिनाइयां हैं। अगर कृषि क्षेत्र में हम बात करते हैं तो भूमि की उर्वरता कम हो रही है, पानी भूगर्भ जल नीचे चला जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी नष्ट होती जा रही है, भोजन में नाना प्रकार के रसायनों की मिलावट है, लोग बीमार हैं, फसलों की उत्पादन लागत बढ़ गई है। देश में खाद्यान्न का उत्पादन तो पर्याप्त है, लेकिन इसके बावजूद जो देश का किसान है, करीब 90% किसान तो हमारे देश के लघु सीमांत श्रेणी में आते हैं। उनके सामने एक संकट है, लागत और आमदनी के बीच में। और आपने देखा होगा कि आज के 50-60 साल पहले देश का कोई भी किसान खेती में घाटा हो जाने के वजह से आत्महत्या नहीं करता था, लेकिन आज बहुत सारी न्यूज़ ऐसी मिल जाती हैं कि वो किसान ने सुसाइड कर लिया। बोले क्यों? बोले कि वो उसको खेती में घाटा हो गया। 17वीं शताब्दी तक हमारे देश की कृषि बहुत ही समृद्धशाली थी और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में गिनी जाती थी। आज़ादी के समय थोड़ा ज़रूर दिक्कतें थीं, क्योंकि मेरे पास खाद्यान्न का उत्पादन कम था और उस खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1960 के दशक में जो हरित क्रांति का कार्यक्रम शुरू हुआ, उससे आज की तारीख में हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर ही नहीं हुए, बल्कि कई देशों को हम निर्यात भी करते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन एक शब्द है टिकाऊ कृषि, टिकाऊ जीवन, सस्टेनेबल लाइफ। जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे हमारे देश की कृषि हो, चाहे हमारे देश के लोगों का जीवन हो, बहुत सारे विषयों को लेकर के एक सस्टेनेबिलिटी जब शब्द आता है तो वो आशंकाएं हैं कि आखिर कब तक। तो ये बहुत सारी बातों को लेकर के भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम देश में चलाया जा रहा है। लेकिन फिर इसमें भी हम वो भारतीय प्राकृतिक, ये जो दो शब्द हैं, भारतीय और प्राकृतिक, जब हमने नाम दे दिया भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, तो फिर हमें भारतीय प्राकृतिक समझना होगा कि भारतीय क्या शब्द है और प्राकृतिक क्या शब्द है। तो आज मैं बताता हूं भारतीय क्या है। ये दुनिया जानती है कि भारतवर्ष को पुरोहित राष्ट्र कहा जाता है। संस्कृति का, जीवन शैली का जो प्रचार प्रसार है वो यहीं से शुरू हुआ। यानी हमारी भारतीय प्राचीन जो संस्कृति थी उसमें बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ था और हमारे बुजुर्ग लोग जो है ना, बड़े रिसर्च करते थे, उसके बाद
किसी चीज़ को लागू करते थे। तो भारतीय जो परंपरा थी, भारतीय जो संस्कृति थी, भारतीय जो कृषि थी, वो बहुत खूबसूरत थी। फिर एक शब्द आता प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब प्रकृति के अधीन रह करके। भारतीय संस्कृति में हम धरती को मां, भारतीय संस्कृति में मैं धरती को मां मानता हूं। भारतीय संस्कृति में गाय को मां मानता हूं। मैं जलाशयों की, कुओं की पूजा करता हूं। तो अब आप समझें, भारतीय संस्कृति में तो बहुत सारे जीव जंतुओं की भी पूजा होती है। तो जब प्राकृतिक शब्द आता है तो प्रकृति में हमें ये झांकना होता है कि प्रकृति में क्या क्या है। तो हमारे वेदों में वर्णन है कि 84 लाख योनियों की रचना के बाद मनुष्य योनि की रचना हुई। हरित क्रांति में 1960 के बाद जब हरित क्रांति शुरू हुई तो बेशक हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुए हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ खोया है। तो वो जो खोया है उसको पुनः वापस प्राप्त करना, ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का पहला सिद्धांत है कि जो चीज़ें मैं लॉस कर चुका हूं, जो चीज़ें मैं खो चुका हूं, उनको कैसे वापस लाया जाए। जैसे धरती की उर्वरा शक्ति, जमीन में जो कृषि योग्य भूमियां है उसमें 1% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, आज 0.3 बचा है। धरती के नीचे 30-35 फुट पर पानी होना चाहिए, लेकिन आज वो 200, 150, 300 फुट खिसक गया है। हमारे इस भूमंडल पर नाना प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, जलचर होने चाहिए, लेकिन वो सब विलुप्त हो चुके हैं। अब अगर हम धरती की उर्वरता को बढ़ाने की बात नहीं करते, बायोडाइवर्सिटी जो नष्ट हो चुकी है उसको सजाने की बात नहीं करते, हम भूगर्भ जल स्तर को ऊपर लाने की बात नहीं करते, तो फिर ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का जो है आधा अधूरा खेल है, आधा अधूरी कहानी है। मैं अपने देश के किसान भाइयों से अपने कृषि संस्कृति चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं और एक ही निवेदन करता हूं कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो कुछ छोड़ना है कि सब खा पी करके चले जाना है। तो आने वाली पीढ़ियों को भी खेती करने के अवसर प्राप्त हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त पानी, पर्याप्त हवा, पर्याप्त शुद्ध भोजन मिले, इसके लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति बहुत जरूरी है। इस पद्धति में चूंकि खेती की कहानी जमीन से शुरू होती है, कोई भी आप फसल बोएंगे, कोई भी उसका पौधा रोपित कहां करेंगे, जमीन में, या उसका बीज कहां डालेंगे, जमीन में। और सिंपल सी एक कहानी है कि मां की कोख कितनी समृद्धशाली है, क्योंकि जिस कोख में बच्चे को पलना है, अगर वो कोख मजबूत नहीं है, बीज चाहे जितना अच्छा डाल दो, अगर मां की कोख में दम नहीं है तो अच्छी संतान तो नहीं दे सकती। बस इसी प्रकार हमें बहुत उन्नत किस्म का बीज बोना है, लेकिन उन्नत मिट्टी नहीं है। तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति में हम जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी कैसे, ये भी बता दूं आपको। जब तक हमारे देश के किसान भाई अपने खेत की मजबूत मेड़बंदी नहीं करेंगे, मजबूत मेड़बंदी करने के दो रीजन हैं क्यों होनी चाहिए मजबूत मेड़बंदी। नंबर एक, बरसात का पानी अमृत स्वरूप, हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी यानी वायुमंडल जो हमको पानी देता है वो बहुत ही शुद्ध होता है, उससे अच्छा पानी हो नहीं सकता। और उस पानी में फसलों के लिए नाइट्रोजन भी घुली होती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन भी आती है।
तो वर्षा का पानी खेत में कैसे रोक सकें, जमीन की प्यास कैसे बुझा सकें, जल स्तर को कैसे ऊंचा उठा सकें, इसके लिए खेत की मेड़ सबसे पहला हमारा काम है कि खेत की मेड़। खेत की मेड़ से एक तो बारिश का पानी रुकेगा, दूसरा क्या होता है कि अगर स्लोप है और मेड़ नहीं है और पानी तेजी के साथ गिरता है तो फिर तेजी के साथ बहता है, तो जमीन के जो पोषक तत्व हैं, जमीन में जो ऑर्गेनिक कार्बन बना था थोड़ा सा एक आध कुंटल, वो पानी के साथ बह करके नीचे चला जाता है। तो खेत की मेड़ बना करके दो काम करने, वर्षा का पानी रोकना है और जो जीवांश कार्बन है या उर्वरा शक्ति है उसको बह करके बाहर जाने से रोकना। ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का पहला काम है कि हमें अपने देश के हर किसान को खेत की मेड़ अच्छी बनानी है। दूसरी चीज़ है खेतों की मेड़ों पर पेड़, क्योंकि हमने सुना है कि बिना पेड़ों के बारिश अच्छी नहीं होती, और एक राष्ट्रीय लक्ष्य है कि जमीन जितनी भी हमारे देश के पास ज़मीन है, अगर उसमें 30% जंगल है तो फिर हमें बारिश अच्छी मिलेगी। इन दिनों बारिश भी कम होती जा रही है। कारण यही है कि जो फॉरेस्ट एरिया था, जो धरती में पेड़ों का आच्छादन था, वो कम हो रहा है, और जहाँ जितने पेड़ होंगे उसी हिसाब से बारिश होती। जैसे राजस्थान में आप देखेंगे तो बस 250-300-400 ml से ज़्यादा पानी नहीं होता, और छतरपुर पन्ना एमपी में पहाड़ी एरिया में चले जाएंगे जहाँ जंगल है, फॉरेस्ट एरिया अच्छा खासा है, वहाँ 1100-1200-1300 मिलीमीटर पानी होता है। वर्षा का संबंध सीधे सीधे वृक्षों से है। अच्छे वृक्षों की अच्छी पॉपुलेशन होगी तो पानी होगा, नहीं होगा। तो दूसरा काम क्या करना है कि खेत की मेड़ पर पेड़, और कौन से पेड़ जो आपको कुछ अतिरिक्त आय दे सकें। महुए का पेड़, जामुन का पेड़, शीशम का पेड़, नीम का पेड़, ऐसे पेड़। तीसरा निवेश है पशुपालन। हमारे पास 5 एकड़ जमीन है। थोड़े से एरिया में मैं धान बोऊंगा, गेहूं बोऊंगा, चना बोऊंगा, मटर बोऊंगा, तो उसका जो फसल अवशेष होगा, अगर मेरे पास पशु नहीं है तो फसल अवशेष को आग लगा दूंगा, या किसी को बेच दूंगा, या फेंक दूंगा। अब ये जो फेंक देने की, बेच देने की बात आई, तो धरती में जो चीज़ वापस जानी चाहिए उसको आपने फेंक दिया, बेच दिया या जला दिया। तो धरती में जब कार्बनिक पदार्थ हम नहीं डालेंगे तो ह्यूमस कहाँ से बढ़ेगा। तो तीसरी चीज़ है कि हमारी ज़मीन के क्षेत्रफल के आधार पर कितना पशुओं का भोजन मैं पैदा कर लेता हूँ, उतने पशु मेरे पास होने चाहिए। चौथी चीज़ है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति में कि फसलों का नियोजन इस अनुरूप किया जाए कि मेरी ज़रूरतें पूरी हों। बाद में जो बचेगा बाजार में बेचेंगे, लेकिन पहले हमारे परिवार की ज़रूरतें पूरी हों। हमारे परिवार की ज़रूरतों को पूरी होने का क्या मतलब है? मुझे रोटी चाहिए तो मुझे गेहूं बोना है या जौ बोना है। मुझे चावल चाहिए, अगर चावल धान की खेती लायक खेत है तो थोड़ा सा धान बोना है। मुझे दालें चाहिए तो कुछ एरिया में मुझे दलहनी फसलें भी करनी है। मुझे खाने में तेल चाहिए तो कुछ क्षेत्रफल में मुझे तिलहनी फसल भी करनी है। मेरे पास चूँकि पशु हैं तो पशुओं को चारा मिलता रहे, तो उसके अनुसार भी मुझको कुछ पशुओं के चारे की फसलें सेलेक्ट करनी है। मुझे चूल्हे से रोटी बनानी है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए गैस सिलेंडर नहीं है, चूल्हे से रोटी बनानी, तो अगर चूल्हे में रोटी बनानी है तो मुझको अरहर बोनी है, मुझको कपास बोनी है, ताकि वो लकड़ियाँ जल सकें। ये जो नियोजन है फसलों का, ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति में एक ये चौथा स्तंभ है। कई सारे मित्र हमारे कहते हैं
जो लोगों की आज सोच है कि यार अब कैसे होगा, मतलब खेत की मेड़ कैसे बनेगी और लेबर नहीं है, मजदूर नहीं है, और यार खेत ज़मीन छोटी सी हिस्सा बचा है, खेत की मेड़ पर अगर हम पेड़ लगा लेंगे तो थोड़े से हिस्से में नीचे फसल नहीं होगी। ये सारी बहानेबाजियां अगर हम करते रहेंगे ना, हमें भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को अपनाने में अगर कठिनाइयां हो रही हैं तो फिर ये समझ लीजिए आप, हमारे जीवन में जो कठिनाइयां पैदा हो रही हैं उनका किसी भी ज्योतिषी के पास, किसी भी धर्म के विद्वान के पास उसका उपाय भी नहीं है। तो चूंकि मुझे आने वाली पीढ़ियों की चिंता करनी, आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की चिंता है, मुझे अपने स्वास्थ्य की चिंता है, मुझे अपने देश की अर्थव्यवस्था की चिंता है, हम स्वावलंबी बनना चाहते हैं, तो स्वावलंबी बनने के लिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को और बायोडाइवर्सिटी को जितना मजबूत कर लेंगे हम उतने ही स्वावलंबी बनेंगे। और अगर हमारे प्राकृतिक संसाधन ऐसे ही लुटते रहे, बायोडाइवर्सिटी ऐसे ही नष्ट होती रही, तो हम चाहे कुछ कर लें, लेकिन ये तय मानिए कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी और शुद्ध प्राणवायु नसीब नहीं होगी। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जिस प्रकार हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन छोड़ के गए थे, यानी उर्वर जमीन दे के गए थे, जमीन के नीचे पानी दे के गए थे, खेत की मेड़ दे के गए थे, खेत की मेड़ पर पेड़ दे के गए थे, पशु पक्षी दे करके गए थे, आज मात्र 60 सालों में, केवल 60 साल बीते हैं आधुनिक कृषि के तौर तरीकों के 60 साल, और जब हम देखते हैं तो क्या पाते हैं, ये हमको अच्छी रोडें दिख सकती हैं, मेट्रो ट्रेन दिख सकती है, अच्छे कपड़े दिख सकते हैं, हाथ में मोबाइल, लैपटॉप, ये सब दिख सकता है, लेकिन जब मैं प्रकृति की व्यवस्था पर नजर डालता हूं, जिसको मैं भगवान कहता हूं, तो मैंने भगवान के घर में बहुत बड़ी डकैती डाल दी है। अब जो इंसान भगवान के घर में डकैती डालने की नीयत रखता हो, तो हम लोग कह देते हैं कि भगवान सुरक्षा करेगा, भगवान मालिक है, इस समस्या का समाधान भगवान करेगा। तो भगवान समस्या का समाधान कैसे करेगा जब मैं भगवान के घर में ही डकैती डाल चुका हूं? तो मित्र, मेरी जो ये बातें हैं, मैं ये चाहता हूं कि अगर ये जन जन तक नहीं पहुंची तो ये तय मानिए कि अगर हम लोगों ने बच्चे पैदा किए हैं, बच्चे भी छोटे हैं, तो पक्का नोट कर लीजिए, दीवार में लिख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, और हमारे देश के नीति निर्माता भी इन बातों को बिल्कुल क्लियर समझ लें कि संकट का इतना बुरा दौर आने वाला है कि जो संभलेगा नहीं, किसी से संभलेगा नहीं, और कहीं हम ऐसी जगह ना जाकर के खड़ा हो जाऊं कि फिर मुझे संभलने का वक्त ना मिले। तो अभी समय है, अभी बदल लो, तेवर अपनी चाल के, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना जरा संभाल के, अभी समय है, अभी बदल लो, तेवर अपनी चाल के। जो ये आधुनिक जीवन शैली, आधुनिक कृषि प्रणाली के कारण जो प्रकृति के वैभव को हम बर्बाद कर रहे हैं, वो बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। नमस्कार।